नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है प्रथम, जो कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन को लेकर है कि हिंदी विषय या हिंदी शिक्षण शास्त्र में हम किस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं, या मूल्यांकन को लेकर हिंदी शिक्षण में हम कौन कौन से कार्य करने हमारे लिए अपेक्षित है। तो उन तमाम सारी बातों को लेकर हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आज हम जिस प्रकरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है मूल्यांकन की विशेषताओं को लेकर। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हो सकती है? जैसा हम साथियों एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अच्छा मूल्यांकन आप किसे कहेंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अच्छा या बुरा कोई मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन ये होता है कि एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन क्या होता है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन यह है जो मूल्यांकन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के जो परीक्षण किया जाए वह मूल्यांकन हम उसको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कह सकते हैं, जिसमें शुद्धता हो, विश्वसनीयता हो, वैधता हो, तमाम सारी बातें उसमें विद्यमान हो। जो पक्षपात से काफ़ी दूर हो तो उसे हम अच्छा और शुद्ध मूल्यांकन भी कह सकते हैं। तो सबसे बात ये हमारे सामने आती है कि मूल्यांकन की विशेषताएं ऐसी कौन कौन सी हैं जिनके लिए हम मूल्यांकन को एक विशेष तौर पर हम देखते हैं कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सबसे पहली विशेषता व्यक्तिगत निरपेक्षता होती है। इसमें व्यक्तिगत निरपेक्षता का मतलब है वो पूरी तरह से व्यक्ति उसमें मामले में निरपेक्ष रहेगा। जैसे परंपरागत परीक्षाएं परीक्षक के मनोभावों से प्रभावित होती हैं। परंपरागत परीक्षाएं जैसे साथियों पूर्व में हमारे समय में हुआ करती थी, या हमसे पूर्व के जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उन लोगों ने जो पढ़ाई करी होगी उस समय जो परीक्षाएं होती थी तो 3 परीक्षाएं उस वक्त होती थी: त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। तो उन परीक्षाओं में पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्नों को पूछा जाता था और उन प्रश्नों के आधार पर बालक का प्रश्न पत्र तैयार किया जाता था। तो साथियों, अभी बात क्या करें परंपरागत परीक्षाएं जो प्रेक्षक के मनोभावों से प्रेरित हो सकती हैं। कैसे हो सकती है कि परंपरागत परीक्षाएं जो निबंधात्मक प्रश्नों से आधारित होती थी, तो वो प्रश्न पत्र जो निर्माण किया गया है वो शिक्षक जिसने बनाया है उसके मन के भावों से प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी का शिक्षक हूँ और मुझे बालकों को प्रश्न पत्र बना के देना है, तो सबसे पहले मैं चीज़ों को लूँगा जो मुझे अच्छी आती हैं। जो चीज़ें मुझे अच्छी आती हैं उनको मैं पहले वहाँ पर शामिल करूँगा, और जिन चीज़ों पे मेरा ज्ञान कम है या चीज़ें मुझे उस बारे में नहीं आता, नॉलेज नहीं है, तो मैं उसे वहाँ पर काम में नहीं लूँगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी विशेष बात ये भी है यहाँ पर कि जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं या मुझे जिस पर मेरा ज्ञान कम है उन्हें शामिल प्रश्न पत्र में नहीं करूँगा, भले वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है तो भी। एक तो ये उसके मनोभावों से व्यक्त होगा, या फिर एक ऐसी भी हो सकता है कि शिक्षक को वो चीज़ अच्छी ना लगे तो भी उन्हें शामिल ना करें, लेकिन पाठ्यक्रम में है तो वो वहाँ से बचने का प्रयास करेगा। तो कुल मिलाकर पाठ्यक्रम में जो निर्माण किया जाएगा वो कहीं ना कहीं शिक्षक के मनोभावों से प्रेरित होगा। उस पर शिक्षक के मनोभावों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं वो कैसी होती हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं वैसे ही होती हैं, मतलब विषय पर आधारित होती हैं और प्रत्येक इकाई के प्रत्येक बिंदु से उसमें प्रश्न लिए जाते हैं, पूरे विषय पर आधारित होती हैं। ये परीक्षाएं शैक्षणिक उद्देश्यों को तथा व्यावहारिक परिवर्तन को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जिनका निर्धारण शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व ही कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं जिनका निर्माण हम कब करते हैं? सबसे पहले हम शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों के निर्धारण के उपरांत हम शैक्षणिक उद्देश्यों के निर्धारण के बाद में हम क्या करते हैं, इस बालकों के व्यवहारिक परिवर्तन किस प्रकार से होगा।
जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी तो वो अधिगम कर सकेंगे। जब तक उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तो वो अधिगम के बारे में हम पता नहीं कर सकते, अधिगम का आकलन हम नहीं कर सकते हैं। तो व्यवहारिक परिवर्तन को ध्यान में रखकर उन परीक्षाओं का निर्माण किया जाता है। और निर्धारण, ये जो शैक्षिक उद्देश्यों का जो निर्धारण है वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले ही निर्धारण कर लिया जाता है। अब दूसरी बात आती है, दूसरी जो विशेषता है मूल्यांकन की, वो है शुद्धता। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं उन्हीं उद्देश्यों एवं आचरण का व परिवर्तनों का मापन करती हैं जिनके लिए उनका निर्माण किया गया है। शुद्धता का मतलब यह है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं उन्हीं उद्देश्यों का मापन सही ढंग से कर सकती हैं जिनके लिए उनको बनाया गया है। जैसे मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, मुझे संधि पढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, संधि सबसे पहले स्वर संधि का सामान्य परिचय दूंगा, संधि के बारे में बताऊंगा और संधि के भेद बता दूंगा। ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है और ये विसर्ग संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 भेदों के बारे में उल्लेख करूंगा। तो जब बालकों से उस संधि के संबंध में प्रश्न बनाऊंगा तो उस प्रश्न का हो सकता है कोई बालक किसी प्रश्न को रटकर भी जो उदाहरण उसका जो मैंने को उदाहरण दे दिया और बालक ने उससे पूछ लिया संधि के भेद कितने होते हैं, तो बालक ने वह रट लिया। लेकिन मैंने ज्ञान संधि के बारे में या गुण संधि के बारे में उदाहरण दे दिया, जैसे रमेश की संधि क्या होगी, तो रमेश संधि में एक ओ और आदेश होता है, तो वहाँ गुण संधि होगी। तो यदि उसने सही सीखा है तो गुण संधि के सूत्र के द्वारा वहाँ पर वो मापन कर सकता है। अन्यथा ये होगा कि उसने रट के 5 भेद बता दिए तो बता सकता है, लेकिन शुद्धता ये होगी कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन कैसा आया है, क्या उसने उन सूत्रों संधि के सूत्रों को सीखा है, तो वो संधि को वहाँ पर सूत्र के माध्यम से सही कर पाएगा। तो ये होता है शुद्धता की पहचान करना, बालक के उस ज्ञान को लेकर, उसके अधिगम को लेकर शुद्ध है कि नहीं और बालक ने सही सीखा है कि नहीं, उसकी जांच आप कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। तो मूल्यांकन इस प्रकार से यहाँ पर शुद्धता की जांच करने के काम भी आता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।